Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is functions of mitochondria. What are the functions of mitochondria? हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक और टॉपिक और डिस्कशन है हमारा फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के क्या फंक्शन होते हैं। माय नेम इज़ दीपक लाठर। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपने इससे पहले स्ट्रक्चर का वीडियो नहीं देखा, आप स्ट्रक्चर का वीडियो देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की इंट्रोडक्शन का फीचर्स का वीडियो देख सकते हैं, वो भी सारे मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अब नाउ फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट फंक्शन इज द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन दो टाइप का हो सकता है, एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में और एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है उसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है उसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी फॉर्मेशन होती है सेल के अंदर। तो सेल अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन पर डिपेंड करती है, और ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? दैट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। क्वेश्चन आता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन की मेन साइट क्या है? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट इसका फंक्शन भी यही है, सिंथेसिस ऑफ एनर्जी और एटीपी। आपको पता है एटीपी इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल? दैट इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी को हम सेल की एनर्जी करेंसी बोलते हैं। ये बनती कैसे मैं आपको ब्रीफ में समझाऊंगा अभी। वैसे ये चैप्टर पूरा सेल रेस्पिरेशन आता है, वहाँ पे डिटेल स्टेप जो हैं स्टडी किए जाते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के। उसका मैं छोटा सा पार्ट जो स्ट्रक्चर पढ़ाया था उसी के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा और एलोबरेट करके मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। देखो यहाँ पे मेन एनर्जी जो बनती है बेटा, मेन एनर्जी बनती है यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं जिसको, साथ में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये कहाँ पे होती है यही हम देखने वाले हैं। देखो यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, साथ में मैंने मैट्रिक्स लिया है और साथ में मैंने इसके पीएमएस दिखाया और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन का एक छोटा सा स्ट्रक्चर लिया है जहाँ पे F0 F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उस पार्ट को मैंने लिया है। और F0 F1 पार्टिकल कहाँ होते हैं? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब मैक्सिमम एनर्जी कहाँ बनती है? मैक्सिमम एनर्जी जो बनती है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो F0 F1 पार्टिकल हैं उसी पे बनती है। देखो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे बहुत सिंपल वे में आपको ब्रीफ में समझाता हूँ मैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक चेन चलती है, ट्रांसपोर्ट होता है या सिस्टम चलता है, तो इसको बोलते हैं ईटीसी या ईटीएस बोलते हैं इसको। यहाँ पे एक कैरियर से इलेक्ट्रॉन दूसरे कैरियर के पास जाता है, फिर नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट के पास जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन कैरियर इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये कहाँ होते हैं कैरियर्स? इलेक्ट्रॉन कैरियर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती कहाँ पे? अभी आपको लोकेशन ही पता होनी चाहिए। दैट टेक प्लेस इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इलेक्ट्रॉन्स एक कैरियर से दूसरे कैरियर के पास जाते हैं। जब ये ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पीएमएस क्या होता है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, आउटर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अगर आपको ये नहीं पता तो आप स्ट्रक्चर वाला वीडियो देख सकते हैं। नाउ यहाँ पे प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, जबकि मैट्रिक्स में एट द सेम टाइम प्रोटॉन्स कम हो जाते हैं कि ये मैट्रिक्स से लाए गए ही प्रोटॉन्स पीएमएस में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। जब ये ऐसा होता रहता तो इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा जो है प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पीएमएस में बढ़ जाती है और मैट्रिक्स में उस समय कुछ समय के लिए कम हो जाती है। तो इसलिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप हो जाता है। हाई कंसंट्रेशन होती है प्रोटॉन्स की पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में और लो कंसंट्रेशन हो जाती है मैट्रिक्स में। लेकिन ये चार्ज पार्टिकल एक तरीके से ये डायरेक्टली मेम्ब्रेन से मूव नहीं कर पाएंगे। इनका मूवमेंट करवाने के लिए इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स लगे हुए हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? F0 F1 पार्टिकल्स। ये F0 और F1 मेम्ब्रेन के अंदर ही हैं। ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जो इसके अंदर एम्बेडेड रहते हैं। इनका F1 हेड पार्ट जो है ये दिखाई देता है टुवार्ड्स मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैंने इसको F1 को मैट्रिक्स में बनाया है, इतना बाहर नहीं होता है, मेम्ब्रेन का ही पार्ट होता है, सिर्फ समझाने के लिए इसको बाहर बनाया। नाउ देखो F0 F1 पार्टिकल्स एक टाइप के फैसिलिटेट करने वाले ट्रांसपोर्ट को, ये सब प्रोटीन्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं? फैसिलिटेट डिफ्यूजन करवाने का काम करते हैं। आप समझ गए होंगे फैसिलिटेट डिफ्यूजन एक टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लो की तरफ पैसिव मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, लेकिन डायरेक्टली मेम्ब्रेन से नहीं होता। उनके लिए कोई चैनल या कोई रास्ता बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे F0 F1 पार्टिकल वही रास्ता है। इनका दूसरा नाम क्या होता है F0 F1 पार्टिकल का?
आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपने स्ट्रक्चर वाला वीडियो देख लिया तो आप मुझे इसका दूसरा नाम बता सकते हैं। इसका एक और नाम भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेज होता है, ये नाम भी इसी का है। और दूसरे नाम क्या है, ये सारे मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। नाउ एफ नोट जब यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, F1 के साथ अटैच होता है, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक को बोलते हैं बेस पार्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टॉक, और तीसरा हेड पार्ट जो कि F1 जिससे बना है। अब प्रोटॉन्स जब अपनी हाई कंसंट्रेशन लो की तरफ जाते हैं तो ये एफ नोट की एनर्जी दे देते हैं। एफ नोट की एनर्जी मिलती है तो ये एनर्जी क्या करता है, एफ नोट F1 को ट्रांसफर करता है। जब इसको ट्रांसफर होगी यहाँ पे क्या होता है, ये एनर्जी एडीपी को, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी क्या, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसके पास में इनऑर्गेनिक फास्फेट, पीआई का मतलब क्या, इनऑर्गेनिक फास्फेट, ये अपने साथ में एडीपी को, पीआई इनऑर्गेनिक फास्फेट को जोड़ लेता है और ये कन्वर्ट हो जाता है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी। अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट वाला बन गया मॉलिक्यूल, अब इसमें ज़्यादा एनर्जी हो गया इसको तोड़ेंगे एज कम्पेयर टू एडीपी। जब ऐसा होता है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, फोस्फोराइलेशन। एडीपी में फॉस्फेट का जुड़ना F1 के अंदर, इसे हम क्या कहेंगे, फॉस्फोराइलेशन। ये एडीपी और फॉस्फेट F1 के अंदर ही होते हैं, हमने लिखने के लिए सिर्फ बाहर लिख लिए, अदरवाइज ये बाहर नहीं है, ये इसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। साथ में क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीडेटिव क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जिससे निकले थे उसका ऑक्सीडेशन हुआ है और इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं बेटा कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, या ऑक्सीजन के बिना नहीं होगा, इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन में मैक्सिमम एनर्जी तो बनती है लेकिन बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के नहीं बन सकती, क्योंकि टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कौन होता है, ऑक्सीजन, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन का रोल यहाँ पे सबसे लास्ट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस किया जाता है F0 F1 पार्टिकल्स के द्वारा। जब प्रोटॉन ग्रेडिएंट बनता है, प्रोटॉन ग्रेडिएंट क्यों बनता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, ये पूरा डिटेल में हम समझते हैं जब हमारा चैप्टर आता है सेलुलर रेस्पिरेशन और प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट के अंदर आएगा, वहाँ पे मैं आपको डिटेल में सारा समझाऊंगा। अभी आप थोड़ा सा ब्रीफली इसको रखते हैं, इतना ही काफ़ी है। तो ये मेन पॉइंट है जहाँ पे सिंथेसिस ऑफ एनर्जी होता है। नाउ थर्ड फंक्शन दिया हुआ है रोल इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। आपको पता है जब जो है फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, तो पहले जाइगोट बनती है सबसे पहली सेल, और जाइगोट में जो साइटोप्लाज्म आता है आपको पता मदर सेल से आता है, तो इसका मतलब जब मदर सेल का साइटोप्लाज्म आएगा तो वहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया भी आएंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया जब आएंगे मदर सेल के तो वो अपने साथ में डीएनए भी लेकर के आएंगे, इसलिए जीन्स का इनहेरिटेंस भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया की जीन्स का इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे आप 2 तरह का इनहेरिटेंस पढ़ते हैं जेनेटिक्स में, एक न्यूक्लियस के जीन का इनहेरिटेंस होता है और एक साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया उनके जीन्स का भी इनहेरिटेंस होता है। इसलिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के जीन्स का भी ट्रांसफर होगा फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, तो इसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो इसका मतलब जो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर था, मदर सेल्स में था, वैसा ही डीएनए प्रोजेनी की साइटोप्लाज्म में आने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे इस माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिटेंस में जीन का ट्रांसफर करवाने में भी रोल प्ले करता है। तो इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ऑल्सो। इसके बारे में डिटेल में बाकी जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये मेन फंक्शंस किए जाते हैं बाय माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ द मेन साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। सिंथेसिस ऑफ एटीपी और एनर्जी यहाँ पे कहाँ होती है, कहाँ बनती है, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है तब बनाई जाती है, और कहाँ पे होती है, इन द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और पीएमएस इसमें रोल प्ले करते हैं। तो ये मेन एनर्जी है जो सिंथेसिस है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। और थर्ड रोल इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में भी इसका रोल होता है। आई होप आपको फंक्शन समझ में आ गए होंगे क्लियरली। फंक्शंस में किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।